जी अस्सलाम वालेकुम। ये एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू का टेस्ट है। भाई, अल्फा लाइवस्टॉक ऑपरेट्स अ गुड ब्रीडिंग फार्म ऑल सेल्स ए डबल एल सेल्स गुड्स गोट्स टू लोकल मीट बिजनेस एंड गोट्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज ऑन यकम मार्च 2024 को ए डबल एल बॉट 40 गोट्स फॉर 51,000। अच्छा, अगर इन्होंने 40 गोट्स 51,000 के खरीदे हैं तो फेयर वैल्यू इसकी 50 है, लेकिन ये 2% कमीशन हमने उसमें ऐड नहीं करना। हमने 51,000 में से, पेन किधर गया है? हमने 51,000 में से 3% माइनस करना था। 51,000 में से जब हमने 3% माइनस करना था, यानी 50,000 में से, मादरत, फेयर वैल्यू में से, फेयर वैल्यू में से जब हमने कॉस्ट टू सेल माइनस करनी थी, 50,000 में से 3% माइनस करना था, तो आ जानी थी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। उस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से करना था बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और कैश क्रेडिट करना था 51 से। इन दोनों का डिफरेंस गेन लॉस आ जाना था, और लॉस आना था उसको 40 गोट से मल्टीप्लाई करना था, जवाब 1 लाख आ जाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोज। मेरे भाई, ये जो है ना, ये दोनों चीजें अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख रहा हूँ। ये आप लोग जाके ना किताब पे ये देख लीजिएगा। पेज नंबर 602 के ऊपर ये चीजें आ रही हैं। तो पेज नंबर 602 के ऊपर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो ये होते हैं, और कंज्यूमेबल वाले ये होते हैं। अब उसने बिल्कुल बिल्कुल उल्ट लिखा हुआ था दोनों में, तो कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं थी। इसी तरह है। ओके बच्चों, आगे चलें। आ, वो अच्छा, संडे वाली डिस्कशन अपलोड नहीं हुई? होगी भी है यार, IFRS 16 वाली। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ उसको। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज लीज पेमेंट्स फॉर लेसी? होगी भी डिस्कशन अपलोड MCQ वाली। तरह बाकी बच्चे कंफर्म करें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज लीज पेमेंट्स फॉर लेसी? कौन सी लीज पेमेंट लेसी के लिए समझी जाती है? अब ये अगर आप आए तो जी, यूट्यूब पर है, पोर्टल पर सर अपलोड है। पोर्टल पर है, यूट्यूब पर है, बस ठीक है, तो दोनों पर है फिर तो। वरना यार ग्रुप में बता दें, फिजिकल है तो कल क्लास में बता दें। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज लीज पेमेंट्स? अच्छा, ये देखें। अब ये था सवाल, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज लीज पेमेंट्स फॉर लेसी। तो इधर अगर आप आए, लीज पेमेंट्स फॉर लेसी में उसने कौन कौन सी ऑप्शन रखी हुई है? एक उसने मेरे भाई ये वाली बात पूछी थी आपसे, .2 वाली, और एक उसने ये वाली बात पूछी थी। तो ये दोनों हैं, बाकी नहीं हैं। तो ये इसमें से उसने सवाल पूछा था कि क्या लीज पेमेंट्स हैं और क्या नहीं है। इसमें ना शायद क्लास पे भी हम थोड़ी सी बात कर लें, वो भी किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 4। Beautiful operates a large dairy farm. In BL received a government grant of 30 million on condition that BL adopts लिंक सेंड करवा दें, अवेलेबल है ग्रुप्स में भी, किसी बच्चे से और पूछ लें। अच्छा, रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 30 million ऑन कंडीशन डेट BL adopts ऑर्गेनिक कैटल फील्ड सिस्टम एंड कंटिन्यूज टू सो फॉर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल तक आप लोगों ने ये काम करते रहना है, ये ग्रांट में शर्त थी। अगर BL कंटिन्यू करती है यही सिस्टम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, डिसकंटिन्यू करती है 5 साल। भाई ये कौन है? ये दुल्ला, ये मीटिंग से इनको एक तो रिमूव करें। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और इनको मैं जरा म्यूट कर दूं। म्यूट ऑल। यस। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो सवाल में लिखा हुआ है कि क्या बातें होंगी। BL विल हैव टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ ग्रांट इमीडिएटली। BL ने कंटिन्यू कर दिया वो काम करना, और उसको ग्रांट वापस करनी पड़ी फौरन। इन 2024 द एंटायर ग्रांट बिकम्स रीपेएबल ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस। अब मुझे बताएं, जिस वक्त ग्रांट ली होगी और उसमें ये लिखा होगा कि 5 साल तक आपने ये काम करना है, और अगर 5 साल के अंदर आपने ये काम, 5 साल तक आपने ये काम ना किया, तो सजा ये मिलेगी कि जिस भी साल होगा सारी ग्रांट वापस करनी है। तो मुझे बताएं जरा चैट में लिख के, ये आपने ग्रांट थोड़ी थोड़ी इनकम में डाल रहे होंगे, या सारी ग्रांट वापस करना शर्त थी तो आपने सारी ग्रांट को शुरू में लाइबिलिटी में रखा होगा और एंड पे सारी को इनकम में डालना था? जल्दी बताएं, सारी ग्रांट को लायबिलिटी में रखा होगा आपने पहले दिन से, या सारी ग्रांट को आप थोड़ा थोड़ा करके इनकम में डाल रहे होंगे? एंड में डालना था, एंड। वेल डन यासीन।
थोड़ी थोड़ी इनकम में नहीं डाल रहे होंगे ना, 1563 सारी ग्रांट को लाइबिलिटी में रखा होगा, थोड़ी थोड़ी नहीं। लाइन पढ़ो, इफ बीएल डिसकंटिन्यू एट एनी टाइम बीएल विल हैव टू रीपे द एंटायर अमाउंट। इस वजह से पहले दिन आपने एंट्री कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट की होगी और थोड़ी थोड़ी इनकम में नहीं डाली होगी, इसको एंड पर इनकम में डालना था। आप बताएं, जब ग्रांट वापस करनी पड़ी तो वो पड़ी कहां हुई थी? लाइबिलिटी में। आज जब आप वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बताएं, आज जब वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? पानी दे। आज जब वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बताएं। लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। जब ली थी तो एंट्री होगी कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, जब वापस करें तो लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। तो व्हाट विल गो टू पी एंड एल? नथिंग विल गो टू पी एंड एल। आगे चलें। अगर एक एसेट बोथ इनटेंजिबल एंड टेंजिबल एलिमेंट ऑपरेट करता है, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? अच्छा, हमने तो क्लास में डिस्कशन की थी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदे ना, तो जिसमें हार्डवेयर डोमिनेट होते हैं, तो हार्डवेयर को आप इंटेंजिबल्स में शो कर दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक बिल्कुल निग्लिजिबल सी चीज है। अब उसने ऑप्शन ये दी है कि जहां टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हैं, इधर IS 8 और IS 38, बट वंस अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड टू ऑल सच एसेट। इधर वाली ऑप्शन नहीं है कि जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो तो उसको जहां मर्जी डाल दें, IS 16 में डाल दें, IS 38 में डाल दें। भाई ऐसे तो नहीं होता। IS 38 में डाल दें, ऐसे भी नहीं होता। IS 16 एंड IS 38 बस सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। और आखिरी ऑप्शन सबसे बेस्ट थी, इधर IS 16 और IS, डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट। तो जो एलिमेंट सिग्निफिकेंट हो उसके मुताबिक डाल दें। अगर वो IS 16 वाली चीज है ज्यादा तो उसमें डाल दें, और अगर IS 38 वाली ज्यादा चीज है तो उसमें डाल दें। यानी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर और हल्का सा हार्डवेयर उसके लिए है, तो उसको IS 38 में भी डाला जा सकता है। अच्छा, IFRS 16 परमिट सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट। हाँ, ये तो आसान था यार। ये 12 महीने का था, इसको भी आपने एक्सपेंस में डाल देना था। ये फर्नीचर था, इसको भी आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में क्या चीज नहीं डाली जाएगी? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में क्या चीज नहीं डाली जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूड विद इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी? अच्छा जी, 1 मिनट में IFRS 16 निकाल लूं। Initial measurement of lease liability. At commencement date, a lessee shall measure the lease liability at present value of lease payments that are not paid at that date. लीज लाइबिलिटी में वो चीजें डाली जाएंगी जो उस दिन पे नहीं हुई बल्कि बाद में पे होनी है। आप जरा सोच के बताएं, उस दिन तो डाउन पेमेंट वगैरह और वो पे हो जाती है। मैंने कहा था लाइबिलिटी थ्योरेटिकली बात करें तो लीज लाइबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट में वो चीजें डाली जाएंगी जो कि आपने पे करनी है। उसमें आपको पता है डाउन पेमेंट होते हैं, रेंटल होता है, और GRV होती है जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। ये इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में डाली जाती है। अब अगर डाउन पेमेंट, रेंटल और GRV या परचेज ऑप्शन प्राइस इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी में डाली जाती है, तो डाउन पेमेंट इसलिए नहीं डालनी कि थ्योरी की हद तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो चीजें उस दिन पे आपने कर दी हैं वो लाइबिलिटी नहीं है। इसलिए सवाल, इसलिए स्टैंडर्ड में भी ये लिखा हुआ है, एट कमेंसमेंट डेट लीज लाइबिलिटी को मैयर करना है लीज पेमेंट्स यूज करते हुए डेट आर नॉट पेड एट दैट डेट। डाउन पेमेंट तो दैट डेट को पे हो गई, इसलिए उसको लीज लाइबिलिटी में नहीं डालना। डाउन पेमेंट इज नॉट अ लाइबिलिटी। तो किसको लीज लाइबिलिटी में नहीं डालना? इसको लीज लाइबिलिटी में नहीं डालना क्योंकि ये पहले पे हो गई है या उस दिन पे हो गई है। ये बिफोर कमेंसमेंट है, एट वाली भी नहीं डालते डेफिनेशन के मुताबिक। इसके बाद IDC को तो वैसे ही LL में नहीं डालना, PV ऑफ LP में नहीं डालना, लीज लाइबिलिटी में नहीं डालना, क्योंकि IDC तो वैसे ही बार बार जनरल एंट्रीज में जाती है। हाँ, GRV को तो डालना है।
यूजीआरबी को नहीं डाला, नहीं जीआरबी में आगे से लिखना चाहिए था वैसे, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, जरा ज्यादा अच्छा हो जाता। अच्छा यार ये तो आसान सा सवाल है, ये इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये लेसी का नॉर्मल सवाल है, डिस्काउंटिंग की रिवीजन थी। रिसर्च शुड बी एक्सपेंस टू पी एंड एल, बिल्कुल। सारी गुडविल को तो कैपिटलाइज नहीं किया जाता, इंटरनली जनरेटेड को तो कैपिटलाइज नहीं किया जाता। कैपिटलाइज डेवलपमेंट दैट नो लॉन्गर मीट द क्राइटेरिया मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू पी एंड एल, बिल्कुल। अगर कैपिटलाइज कर भी दिए डेवलपमेंट बाद में, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट्स दैट नो लॉन्गर मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू, ऐसी डेवलपमेंट जो कि कैपिटलाइज होगी लेकिन बाद में पता चला कि IS 38 का ही क्राइटेरिया मीट नहीं करी, मिसाल के तौर पे उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही प्रॉबेबल नहीं है, तो उसको आप एक्सपेंस में डाल दें। IS 38 का बेसिक क्राइटेरिया तो ये है ना, कॉस्ट कैन बी मेड लाइवली इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। तो आप अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि अब फ्यूचर में बेनिफिट्स ही नहीं आने, तो ठीक है इसको P&L में डाल दें। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट और अमोर्टाइज फ्रॉम द डेट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। रिसर्च कॉस्ट कैन बी रिकैपिटलाइज, नेवर, रिसर्च कॉस्ट को कभी रिकैपिटलाइज नहीं। परचेज इंटेंजिबल, नहीं नहीं, इंटरनली जनरेट भी कैपिटलाइज किए जाते हैं। यार ये तो आसान है, इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे, इसका कोई मसला नहीं। ब्रांड ब्रांड नेम को कॉस्ट पे रखा जाता है और इनिशियली जब रिकॉर्ड किया जाता है, और ये तो भाई क्लास के अंदर भी डिस्कस हुआ था, MCQ जो हमारी नॉर्मल क्लास हुई थी। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। ये मैं शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह ग्रुप में और पोजीशंस में।